प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का अध्ययन किया, उसी से रिलेटेड ये अगली यूनिट भी है। जिसका नाम है पारिस्थितिकी के संगठन स्तर। पारिस्थितिकी के संगठन स्तर। ठीक, देखो संगठन व्यवस्था या हम ये कहें केवल व्यवस्था का जो मतलब है वो तंत्र की रचना, या हम कहें जो उस समय की स्थिति है उसके लघु घटकों का बड़े घटकों के साथ पदानुक्रमिक विन्यास। कैसा? लघु घटकों मतलब छोटे घटकों का बड़े घटकों के साथ जो पदानुक्रम विन्यास है, पद के आधार पर जैसा रखा जाए, इसी सिस्टम को कहा जाता है संगठन। अब इस चैप्टर में कई शब्दावलियां आती हैं, सबसे पहले हम उनका अध्ययन करें। जैसे जीव या व्यक्ति। जीव या व्यक्ति क्या है? जीव या व्यक्ति, तो देखो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन्हें जीव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें बृहत रूप से, बड़े रूप से स्तर संगठन देखे जाते हैं। और जीव को व्यक्ति भी कहा जा सकता है, यानी कि उसको व्यक्ति की भी संज्ञा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। मतलब प्रत्येक जीव को व्यक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। ठीक, और प्रत्येक जीव तंत्र जो है या प्रत्येक जीव जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। अब इस जीव में क्या क्या हो सकता है? जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। बात करते हैं आवास की। आवास, देखो आवास जो है एक ऐसा पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय भाग है, या पर्यावरण का ऐसा भाग है जिस पर कोई विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या जंतु प्रजाति निवास करती हो, वहाँ पर रहती हो, वो उसका आवास कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आवास एक ऐसा, या आवास एक पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय भाग है। कैसा भाग? जिस पर कोई विशिष्ट प्रजाति निवास करती है। अब पृथ्वी पर जो है 4 प्रकार के आवास पाए जाते हैं। पहला है स्थला आवास, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले। दूसरा होता है ताजा जल आवास, मतलब जल में रहने वाले। तीसरे होते हैं समुद्री जल आवास वाले, मतलब जो मैराइन वाटर में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं।
और चौथा होता है ज्वारनद मुख आवास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष पर पाए जाने वाले पौधे या जंतुओं की प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है या उनकी संख्या को सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कह सकते हैं, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पतियों, ठीक, तथा जंतुओं की प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और जनसंख्या स्तर जो है वो समस्त व्यक्ति आपस में, मतलब जितना भी जनसंख्या है, वो जनसंख्या स्तर पर जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि किन्हीं भी दो समय अवधियों के बीच में, ठीक है, जनसंख्या में जो धनात्मक परिवर्तन आता है वही कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? किन्हीं दो समयावधियों के मध्य होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, अब जनसंख्या की वृद्धि का कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि जो है जनसंख्या में वृद्धि जो है दो कारण हैं, या तो जन्म या आप्रवास। जनसंख्या में वृद्धि जन्म एवं आप्रवास के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन आता है, प्रश्न आता है कि जनसंख्या में वृद्धि का कौन सा कारण है? तो या तो जन्म या आप्रवास। आ माने आना, प्रवास माने जीवन यापन करना, मतलब कहीं से बाहर से आके जीवन यापन करना। और जनसंख्या में कमी, तो जनसंख्या में कमी, मृत्यु एवं उत्प्रवास के कारण होती है। मतलब या तो मृत्यु हो जाए या उत्प्रवास, यानी कि व्यक्ति कहीं बाहर जाके निवास करने लगे, तो हम उसको कहते हैं जनसंख्या में कमी आ गई। बात आती है इसके बाद समुदाय। क्या होता है समुदाय? तो किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों,
जिसमें पादप एवं जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, कि जो समूह हैं एवं उनके बीच की जो अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो समुदाय बनता है, जो निर्माण होता है जिस चीज का, उसी को कहा जाता है समुदाय। ठीक है, और इन समुदायों का जो नामकरण है वो प्रभावी प्रजाति के आधार पर किया जाता है। यानी कि समुदायों का नामकरण प्रभावी प्रजाति के आधार पर किया जाता है। जैसे आपका घास भूमि समुदाय, घास भूमि समुदाय, या अगला कहें वन समुदाय। यानी कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ वनों की संख्या अधिक है या घास की, मतलब जो प्रभावी प्रजाति है उसी के आधार पर समुदाय का नाम रखा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं समुदाय का स्तरीकरण। ठीक, समुदाय का स्तरीकरण। देखो, समुदाय के स्तरीकरण से मतलब है उस समुदाय की ऊर्ध्वाधर परतों से, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, और स्तरीकरण जो है वो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का प्रायोगिक उपाय है। इस लाइन पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न है, स्तरीकरण क्या है? तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, को सीमित करने का प्रायोगिक उपाय है। ठीक है, दो तरह से प्रश्न बन जाता है। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का प्रायोगिक उपाय क्या है? तो स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या है? तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का प्रायोगिक उपाय है। बात करते हैं परितंत्र की। क्या है परितंत्र? तो किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय और उनके अजैविक पर्यावरण को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, या परितंत्र का निर्माण होता है। कैसे कह सकते हैं? जैविक समुदाय और अजैविक पर्यावरण का सम्मिलित रूप परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, और परितंत्र के जितने भी घटक होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर एक भी घटक विलुप्त होता है तो परिवर्तन का जो प्रभाव है वो परितंत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक, बात करते हैं उद्विकास की।
या हम कहें प्रजातीयकरण, उद्विकास या एवं प्रजातीयकरण, दोनों ले एक साथ, प्रजातीयकरण। ठीक। देखो, पारिस्थितिक तंत्रों को एवं उनकी प्रजातियों को अंतरक्रियाओं और समुदायों के निर्माण के समय उनमें जो भी बदलाव आता है वही कहलाता है प्रजातीयकरण या उद्विकास। ठीक है। और ये जो बदलाव है वो प्राकृतिक चयन एवं उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समुदायों में बदलाव प्राकृतिक चयन और उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक चयन की। प्राकृतिक चयन, तो वो प्राकृतिक चयन का जो है सबसे पहले वर्णन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का वर्णन सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक। क्या कहा था कि इनका कथन था वो था कि जो जीव प्रकृति से संबंध रखते हैं वो पुनर्जनन के द्वारा नए जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। हाँ? मतलब जो प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे वो उन्नति करेंगे, पुनर्जनन करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे, और जो प्रकृति से मिलके नहीं चलेंगे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी को कहा जाता है योग्यतम उत्तरजीविता। इसका मतलब होता है योग्यतम उत्तरजीविता का कि जो योग्य हैं वो प्रकृति से मिलकर चलेंगे, या जो प्रकृति से मिलकर चल रहे हैं वो योग्य हैं और इस जीवन पृथ्वी पर जीवन जिएंगे। और जो योग्य नहीं हैं, प्रकृति से मिलकर नहीं चल रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बात करते केवल उद्विकास की। केवल उद्विकास की क्या है? ये एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो बात ये समझ लो, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक। क्या होता है इस प्रक्रिया में? प्रजाति अपनी आनुवंशिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन के द्वारा परिवर्तित करती है। क्या करती है? आनुवंशिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन के साथ परिवर्तित करती है। इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसको हम उद्विकास कहते हैं। अब एक यहीं पे सिस्टम आता है सम उद्विकास। सम उद्विकास, तो ये सम उद्विकास क्या है? जब दो प्रजातियों में एक साथ उद्विकास के कारण परिवर्तन या बदलाव आता है तो उसको सम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास में एक प्रजाति है, सम उद्विकास में दो प्रजातियों को लिया जाता है, और जब उनमें एक साथ एक ही समय पर उद्विकास के कारण परिवर्तन आ रहा हो तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है सम उद्विकास। ये होता क्यों है? क्योंकि दोनों प्रजातियां जो हैं वो आपस में अंतःक्रिया करती हैं और एक प्रजाति का बदलाव जो है वो दूसरी प्रजाति पर अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण दोनों प्रजातियों में एक ही साथ एक ही समय में परिवर्तन दिखाई देता है, जिसको हम सम उद्विकास के नाम से जानते हैं। अगला
जो शब्दावली है वो है प्रजातीयकरण। प्रजातीयकरण क्या है? जब उद्विकास के परिणाम स्वरूप किसी नई प्रजाति का जन्म होता है तो वो कहलाता है प्रजातीयकरण। उद्विकास के समय जब उद्विकास हो रहा होता है उस समय या उसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का जन्म होता है उसको कहा जाता है प्रजातीयकरण। मतलब जब विकास होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएंगे, जब परिवर्तन आएंगे तो एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है, और ये जब नई प्रजाति का जन्म हो जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रजातीयकरण। और प्रजातीयकरण तब भी संभव है जब किसी जनसंख्या को भौगोलिक सीमाओं के द्वारा अलग अलग बांट दिया जाए। कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि किसी समुदाय की जनसंख्या को भौगोलिक सीमाओं के द्वारा अलग अलग बांट दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, या ये कौन सा कारण? तो वो कौन सा है? प्रजातीयकरण है। प्रजातीयकरण इसे भी कहा जाता है। अगला काम आता है विलुप्ति, यानी कि समाप्ति। विलुप्ति किसी प्रजाति का विनष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, यही कहलाता है विलुप्ति। और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा जलवायविक या पर्यावरणीय बदलावों और जैविक प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। कह सकते हैं कि विलुप्ति प्रायः, अच्छा प्रश्न है, विलुप्ति प्रायः किस किस कारणों से है? जलवायविक, ठीक, पर्यावरणीय बदलावों, ठीक, और जैविक प्रतिस्पर्धा, जैविक प्रतिस्पर्धा के कारण होती है। ठीक है। और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी विलुप्ति हो जाती है, जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, सुनामी आ जाए, तो अचानक जो ये आपदाएं आती हैं इनके कारण भी प्रजातियों का विलुप्तीकरण होता है। यानी कि सेकंड रीजन में हम लिख सकते हैं अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी विलुप्ति संभव है। ठीक। अब बात करते हैं अंतःक्रिया की। इंटरेक्शन क्या है? कहीं कहीं इसको अंतःक्रिया भी कहा गया है और अंतःक्रिया अच्छा शब्द। देखते हैं इंटरेक्शन। ठीक। तो इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है आंतरिक क्रिया को। कैसे? पहला है अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। ठीक, अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। दूसरा है
अंतरा प्रजातीय, ठीक है, अंतरा प्रजातीय। और तीसरा है अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। ठीक, अब जो आपका अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। सकारात्मक, नकारात्मक और तीसरा है उदासीन। ठीक, और अंतरा प्रजातीय अंतःक्रिया को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामाजिक प्रभाविता, सेकंड है आपका सामाजिक पद सोपान, सामाजिक पद सोपान, और जो तीसरा इसका है क्षेत्रीकरण। ठीक, क्षेत्रीकरण। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया का। अंतर प्रजातीय ठीक, अंतर प्रजातीय मतलब अलग अलग प्रजातियां, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे अंतर प्रजातीय अंतःक्रियाओं का। तो हम कह सकते हैं कि वे अंतरक्रियाएं जो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य होती हैं, अलग अलग जातियों के जो जीव हैं जब उनके मध्य में अंतरक्रिया होती है तो उसको कहते हैं अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। और ये भी हमने आपको बताया कि 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। सकारात्मक, ठीक, मतलब कहने का यहां पर जो परस्पर क्रिया करने वाली जातियां हैं उनमें या तो क्रिया करने वाली जाति या मतलब दोनों में से कोई भी एक जाति कह सकते हैं लाभान्वित होती है। ठीक है, और ये जितनी भी प्रजातियां हैं वो पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के प्रति अनुकूलता स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। और इनकी जो परस्पर अंतर क्रिया है उसके आधार पर भी इनको कई वर्गों में विभाजित किया है। जैसे हम बात करते हैं सहभोजता की, सहभोजिता, कैसा है संबंध? कह सकते हैं कि 2 जातियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जाति तो लाभान्वित होती है और दूसरी जाति को ना लाभ है और ना हानि होता है। कह सकते हैं 2 जातियों का ऐसा संबंध जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि
दूसरी जाति ना लाभ प्राप्त करती है और ना ही हानि प्राप्त करती है। ठीक, जैसे उदाहरण अगर हम लें इसका, तो हॉकर शार्क है। ठीक है, और इसके साथ साथ में अक्सर देखा गया है कि रेमोरा मछलियां हैं। कौन सी? रेमोरा मछलियां। ठीक, ये इसके साथ में यात्रा करती हैं। अब होता क्या है कि जब हॉकर यानी कि शार्क जो है अपना शिकार करती है और उस शिकार से जो छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं, बचे हुए जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को ये रेमोरा मछलियां खा के अपना जीवन यापन करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको तो इनसे लाभ हुआ, जबकि हॉकर को ना लाभ हुआ ना हानि हुई। क्यों? उसे तो अपना शिकार करना ही था, और शिकार करने पे जो जूठन बची, जो छोटे छोटे टुकड़े बचे, उस जूठन को रेमोरा मछलियों ने खाया और अपना जीवन यापन किया। तो इसको तो लाभ हो गया, एक जाति को तो लाभ हो गया, लेकिन दूसरी को ना हानि हुई और ना लाभ हुआ। इसी से दूसरा पद सम्मिलित है, यानी कि इसी से संबंधित है दूसरा पद, जिसको हम कह सकते हैं अधिपादप। अधिपादप इसमें क्या है? पादपों से संबंधित है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े वृक्षों की टहनियों पर उगाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं, और अपने लिए तो पूर्ण रूप से लाभ उठाते हैं और वृद्धि कर जाते हैं। लेकिन जनरल तौर पे कहा जाए तो ये वृक्ष को न तो कोई लाभ पहुंचाते हैं ना हानि पहुंचाते हैं। जैसे मॉस, फर्न, ऑर्किड, ठीक है, मनी प्लांट आदि, ये जितने भी पौधे हैं ये दूसरे पौधों पर उगते हैं, और उगने के उपरांत ये अपना पोषण भी ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, जबकि ये जिस पौधे पर उगे हुए होते हैं उसको ना लाभ पहुंचाते हैं ना हानि पहुंचाते हैं। ऑर्किड और मनी प्लांट ये किसके उदाहरण हैं? अधिपादप के उदाहरण हैं। अगली बात करते हैं सकारात्मकता में सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या होता है? सहोपकारिता मतलब साथ साथ रह के उपकार करना, यानी कि लाभ पहुंचाना। क्या कहेंगे हम इसके बारे में कि यानी कि दो जातियों में सहयोग है जिसमें दोनों सहोपकारी लाभान्वित होते हैं। अब जब दोनों लाभान्वित होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये परस्पर जो है क्रियात्मक साहचर्य हैं, ना कि इनका केवल साथ रहना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें रहने वाली दोनों प्रजातियों के मध्य कार्यात्मक साहचर्य का संबंध होता है। ठीक,
अब दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं, तो ये विकल्पी भी हो सकता है और अविकल्पी भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बहुत पिछली क्लासों से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, वो कैसा उदाहरण है? सहोपकारिता का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इससे पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है और पौधे से राइजोबियम अपना पोषण भी प्राप्त करता है। दूसरा है जैसे समुद्री सी एनीमोन, लाइकेन, कवकमूल, साइकस, हर्मिट केकड़े, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो सहोपकारिता के हैं। अब जनरल एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे बगुला है। बगुला जो है घास खाने वाले जीवों को खा लेता है। बगुला जो है वो घास खाने वाले जीवों को खा लेता है। देखें इधर, बगुला ने जीवों को खाया तो बगलों को भी पोषण मिला, और बगलों ने घास खाने वाले जीवाणुओं को खा लिया, अर्थात घास सुरक्षित हो गई। यानी कि दोनों को लाभ, घास को भी लाभ और बगले को भी लाभ। दूसरा, व्हेल मछली की पीठ पर चिपके वर्निकल्स क्लाउन फिश के साथ में सी एनीमोन स्टिगिंग के लिए कार्य करती हैं। तो ये जो है आपके सहोपकारिता के उदाहरण हैं। अब दूसरी हमने आपको क्रिया बताई थी नकारात्मक अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। बात करते हैं नकारात्मक अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। ठीक, नकारात्मक, इसमें क्या होगा? एक प्रजाति को तो लाभ होगी, नेगेटिविटी आ गई। एक प्रजाति को तो लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहला उदाहरण आता है परभक्षण। परभक्षण, ठीक है, एक जाति तो अपना आहार बना लेती है और दूसरी जाति को परभक्षित कर लेती है, यानी कि समाप्ति की ओर पहुंचा देती है। भाई, एक को लाभ दूसरे को हानि, तभी तो हम कहेंगे नकारात्मक अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। ठीक, और इसमें होगा क्या? परभक्षण, मतलब दूसरे को खा जाना। तो दूसरी एक जाति को दूसरी जाति को खा लेगी और अपना आहार बना लेगी और पर दूसरे को समाप्ति की ओर पहुंचा देगी। इसको कहते हैं परभक्षण। जैसे शेर और जेब्रा, शेर और जेब्रा, इनमें कैसा संबंध है? परभक्षी संबंध है। मुर्गी और केचुआ, मुर्गी और केचुआ है। मुर्गी जो है केचुए को खा लेगी, यानी कि मुर्गी जो है लाभान्वित हो रही है और केचुआ समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। शेर और हिरन, शेर और हिरन, शेर तो पोषण प्राप्त करके लाभान्वित हो रहा है, लेकिन हिरनों की जो संख्या है उसमें जो है दिनों दिन कमी आती जा रही है। इसका दूसरा उदाहरण है परजीविता। परजीविता, पैरासिटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले बात तो ये, छोटे आकार के जो परजीव होते हैं, जीव होते हैं, वो बड़े आकार की जाति को पे निर्भर हो जाते हैं जाके। ठीक, मतलब छोटे हैं और बड़ी पे निर्भर हो जाएंगे जाके। और होता क्या है कि ये जीव जिस जाति पर निर्भर कर रहे हैं या जिस जाति को इन्होंने मेजबान बनाया है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, उनकी जाति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं।
उसके जीवन चक्र को नुकसान पहुंचा देते, अगर समाप्त नहीं करेंगे तो कमजोर बना देंगे उसे। जैसे बात करते हैं पहले परजीवी की, प्रोटोजुआ, पहुंचा मनुष्य के अंदर कौन? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किसका कारक है? मलेरिया का। पूरा जीवन चक्र जो है व्यक्ति का प्रभावित कर दिया जाके। कवक, चर्म रोग, खुजला खुजला के परेशान। फफूंदी, फीताकृमि, मक्खी और जूं, ये सब कैसे हैं? परजीवी हैं, जो दूसरे अपने मेजबान पे जाके उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। तीसरा हमने प्रकार बताया था अंतर प्रजातीय का, उदासीन अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। उदासीन अंतर प्रजातीय अंतःक्रिया। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें जो है किसी भी प्रजाति को प्रत्यक्ष रूप से ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। लाभ और हानि जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी। मतलब इन्हें इससे मतलब नहीं है क्या होना है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से कितना भी लाभ प्राप्त कर लें, कितनी भी हानि हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी। जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा जब केवल वहीं पे पाई जाती है जहां दो अलग अलग प्रजातियों में एक सी आवश्यकता हो। भाई हम किसी के प्रति कंपटीशन कब करते हैं? कंपटीशन क्या है? एग्जाम एक है, कई छात्र उसमें बैठे हैं, फिर हम ये सोचते कि हम इससे अच्छी रैंक लाएं, हम इससे अच्छी रैंक लाएं। यही प्रतिस्पर्धा है। दो अलग अलग प्रजातियों की आवश्यकता एक जैसी जब बन जाती है तो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें ना लाभ हुआ ना हानि हुई, भाई कंपटीशन है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कौन जीतता कौन हारता वो लाभ हानि की बात हो गई। जैसे चीता और शेर एक ही प्रकार के शिकार पर निर्भर रहते हैं। जैसे एक हिरन है जंगल में, एक चीता निकल पड़ा, एक शेर निकल पड़ा, तो वो दोनों ही उसको खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कंपटीशन है उनमें। तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ना लाभ है ना हानि है, क्योंकि वो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब उन दोनों में से किसने शेर को हिरन को खाया या उन दोनों में भिड़ंत हो गई, तो ये अप्रत्यक्ष रूप का कहलाएगा कि लाभ और हानि हुई। दूसरा प्रकार हमने बताया था अंतरा प्रजातीय अंतःक्रिया का। बात करते हैं अंतरा प्रजातीय अंतःक्रिया। ऐसी अंतरक्रियाएं जो एक ही अंतरा मतलब अंदर की बात है, एक ही प्रकार की जातियों में जब अंतःक्रिया को देखा जाता है तो वो कहलाती है अंतरा प्रजातीय अंतरक्रिया। ठीक, और इसके भी हमने 3 प्रकार आपको बताए थे, सामाजिक प्रभावता, सामाजिक पदसोपान और क्षेत्रीकरण। तो सबसे पहले बात हम करते हैं सामाजिक प्रभावता की। सामाजिक प्रभावता क्या है? सामाजिक प्रभावता इसके अंतर्गत जो है जीवों के समाज या समुदाय का स्तरीकरण जीवों के कई समूह में किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि समाज में रहने वाले जीवों का समाजीकरण करना या स्तरीकरण करना या उनकी श्रेणियों को विभक्त करना। जैसे
चींटियों की जनसंख्या जो है, चींटियों का जो झुंड होता है, उनमें रैंक के आधार पर जाति बांटी जाती है। जैसे रानी चींटी, सैनिक चींटी, कामगार चींटी, इस तरह के इनके समूहों में जो बांटा जाता है वही कहलाती है सामाजिक प्रभाविता, यानी कि श्रेणियों में बांटना। फिर आता है दूसरा सामाजिक पद सोपान। सामाजिक पद सोपान क्या है? सामाजिक पद सोपान, यहां प्रभुत्व की बात आ जाती है, पद की बात आ जाती है, जिसमें किसी भी एक जीव का अन्य जीवों पर प्रभुत्व क्या है। जब हम अपने पद की बात करने लगते, प्रेस्टीज की बात करने लगते हैं, तो पद सोपान की बात आ जाती है। चौधरी साहब, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गी पालन वाला, उसमें एक प्रौढ़ स्तर पर जो प्रौढ़ स्तर का जो रूस्टर होता है, या जो कह सकते हैं सबसे बड़ा जो रूस्टर होता है, वो अन्य जनसंख्या पर पूर्णतया नियंत्रण रहता है। कैसे? और इस जो प्रभुत्वशील जो आपका रूस्टर होता है, इसको अल्फा मेल के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा मेल क्या है, तो प्रौढ़ रूस्टर होता है जो पोल्ट्री फार्म में पाया जाता है प्रजनन के लिए। तीसरी बात हो रही थी क्षेत्रीकरण की। क्षेत्रीकरण क्या है? क्षेत्रीकरण, इसमें जो है जीव या व्यक्ति या जीवों के समूहों के द्वारा सीमांकित भौतिक क्षेत्र होता है। कहते नहीं ये मेरा एरिया है, तो इसमें जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है या भौतिक क्षेत्र है, उसको सीमांकित कर दिया जाता है। जैसे देखा होगा आपने चींटियों का चलना, चींटी बिल्कुल लाइन से चलेंगी, ये नहीं कि एक इधर एक उधर एक इधर। वो चीज अलग है कि वो एक सुगंध की वजह से, उनमें एक अम्ल पाया जाता है, उसकी सुगंध की वजह से चलती हैं, वो चीज अलग है। लेकिन जो चींटियों का चलना है वो हमें किसके रूप में दिखाता है? क्षेत्रीकरण के रूप में। और तीसरा प्रकार हमने बताया था आपको, अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। तो बात करते हैं अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा की। क्या है अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा? तो देखो, अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा तब पाई जाती है जब किसी जनसंख्या के 2 से अधिक जीव अपने आसपास के पर्यावरण से वैसे तत्वों के लिए संघर्ष करते हैं जो अन्य जीवों के लिए अपेक्षित होते हैं। यानी कि अन्य जीव जिसको छोड़ दें, उसको 2 से अधिक जीव उस पर छूट पड़े। तो ऐसा जब संबंध देखने को मिलता है तो उसको कहा जाता है अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा।